नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके बीच फिर से लेके आए हैं उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमा वाले हैं? जैसा कि प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमा वाले हैं। आंतरिक सीमा वाले जिले का मतलब है कि ऐसे जिले जो ना किसी अन्य राज्य से अपनी सीमा साझा करते हैं, ना किसी देश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ऐसे जिले कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर व अल्मोड़ा। ये ऐसे जिले हैं उत्तराखंड के जो किसी भी अन्य राज्य के साथ या अन्य देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। ये पूर्णतः आंतरिक सीमा वाले जिले हैं। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला, ऐसा जिला जो अधिकतम अन्य देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ एक ऐसा जिला है उत्तराखंड का जो नेपाल व चीन के साथ अधिकतम लंबी सीमा शेयर करता है। जो बॉर्डर है वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा है नेपाल और चीन के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिवालिक पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? या ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं पेपर में कि शिवालिक पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनक पर्वत। शिवालिक पर्वत श्रेणी को मनक पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, या इसका प्राचीन नाम मनक पर्वत भी था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किंगरी विंगरी, नीति, सैल सल व माना है, ये 4 नाम दिए गए हैं। इसका मतलब ये क्या चीज़ है? तो इसके ऑप्शन हैं ए, बी, सी, डी, नदियाँ, दर्रे, पहाड़ियाँ व धार्मिक स्थल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दर्रे। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर है। किंगरी विंगरी, नीति, सैल सल व माना, ये चारों दर्रे हैं, जो कि ये चारों दर्रे चमोली जिले को तिब्बत के साथ जोड़ते हैं। ये जो चारों दर्रे हैं ये चमोली जिले को तिब्बत से जोड़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो कि मानचित्र, लैंड, जीव जंतु से संबंधित सर्वे करता है। यह सर्वे भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अब इस प्रश्न पर अगर हम आ गए हैं तो हम इसकी स्थापना के बारे में जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1767 में। 1767 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, जबकि इसे देहरादून जो स्थानांतरित किया गया था वो किया गया था 1942 में। इसकी स्थापना हुई थी 1767 में और इसको देहरादून ट्रांसफर कब किया गया? 1942 में। और इस जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इसके नाम पे एक अन्य जो सूचना है वो दर्ज है कि पहला जो भारत का डाक टिकट था वह इसी विभाग ने जारी किया था। जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इस विभाग ने भारत का जो पहला डाक टिकट था वह जारी किया गया था, जो कि 1854 में पहला भारतीय डाक टिकट सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया था। इसमें से हमारे कितने प्रश्न बनेंगे? एक तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, देहरादून।
और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1767 में। अगर कभी ये पूछ दिया गया पेपर में कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग को देहरादून कब ट्रांसफ़र किया गया, तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1942 में। इस प्रश्न से हमारे लगभग 4 या 5 प्रश्न बनते हैं। एक अगला ऑप्शन हो जाएगा, पहला डाक टिकट कौन सी किसके द्वारा जारी किया गया था और कब जारी किया गया था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग, और इसका अगर सन पूछता है तो हो जाएगा 1854 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? थांगला दर्रा, जैसे अभी इससे पहले भी हमने दर्रों की बात की थी, तो थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। थांगला दर्रा उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अब बात करते हैं कि यह दर्रा किस राज्य को किसके साथ जोड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तरकाशी को तिब्बत के साथ। इससे पहले जो हमने 4 दर्रों की बात की थी, वो 4 दर्रे चमोली को तिब्बत के साथ जोड़ लेते, लेकिन जो हमारा थांगला दर्रा है यह उत्तरकाशी को तिब्बत के साथ जोड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा कि विंटर लाइन एक जो जाड़ों के दिनों में हमारे जो पहाड़ी एरिया होते हैं, पहाड़ी एरिया में एक लाइन टाइप की बन जाती है, कलरफुल लाइन टाइप की बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? विंटर लाइन कहते हैं। जो कि कौन से महीने में यह घटना होती है, इसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर जनवरी में। अधिकतर यह विंटर लाइन मंसूरी एवं नैनीताल में दिखाई देता है। जो ठंडे इलाके हैं, हमारा मंसूरी व नैनीताल, उत्तराखंड जो स्टेट है, उत्तराखंड स्टेट में मंसूरी व नैनीताल में विंटर लाइन प्राकृतिक घटना जो होती है वह जनवरी और दिसंबर के महीने में दिखाई देती है। इसके अलावा यह विंटर लाइन, अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो स्विट्जरलैंड में भी विंटर लाइन दिखाई देता है। स्विट्जरलैंड में भी विंटर लाइन दिखाई देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? अश्वखुर मतलब, जैसे आपको पता है, अश्व संस्कृत में हम घोड़े को बोलते हैं, घोड़े को हम अश्व बोलते हैं। तो घोड़े के जो पैर होते हैं, खुर पाँव को बोला जाता है। उसके पैर के जो नीचे जो हिस्सा होता है, जैसे हमारे पैर का नीचे का हिस्सा होता है, तो उसको वो क्या बोलते हैं? अश्वखुर बोलते हैं। घोड़े के जो खुर होते हैं, किस झील का आकार अश्वखुर के समान है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा 7 ताल। 7 ताल को ही अश्वखुर के नाम से जाना जाता है। यह ताल छोटे छोटे कई तालों के समूह से मिलकर बना है। जो 7 ताल है वह बहुत सारे तालों के समूह से मिलकर बना है। इसकी बनावट अश्वखुर के समान होने के कारण इसको क्या बोला जाता है? अश्वखुर ताल बोलता है, क्योंकि यह घोड़े के खुर के समान है, इसलिए इसको अश्वखुर ताल कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह अधिकतर एग्जामों में पूछा गया है, भविष्य में होने वाले एग्जामों में भी पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2008 में। अगर इसकी डेट पूछता है तो डेट है हमारा 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? यह प्रश्न, किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? जो कि गांधी जी की अस्थियां जो है हमारे जो भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पे, जहाँ पे पवित्र स्थल है, वहाँ पे इनकी अस्थियों को विसर्जित किया गया था। उनमें से एक जगह है सूरवदी ताल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सूरवदी ताल में गांधी जी की अस्थियों को 1948 में विसर्जित किया गया था, जिसको कि हम गांधी सरोवर के नाम से भी जानते हैं। जो ये सूरवदी ताल है, इसका एक अन्य नाम है गांधी सरोवर। गांधी सरोवर है, गांधी ताल भी कहते हैं इसको, जो कि केदारनाथ के पास में ही है। केदारनाथ जो हमारा मंदिर है, धाम है, केदारनाथ धाम के समीप में है।
तथा यह रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। सुरवती ताल, एक क्वेश्चन ये बन गया आपका यहाँ से, सुरवती ताल कौन से जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जिले में है तथा इसको गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसको हम अंग्रेजी में फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट भी कहते हैं या FRI। तो आप लोग, काफ़ी लोग देहरादून जब घूमने जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी लोग इस जगह पे फ़ोटो खींच के भी डालते हैं। तो ये है FRI, वन अनुसंधान संस्थान, जो कि देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1906 ईस्वी में की गई थी। 1906 में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना देहरादून में की गई थी। बाद में इसे 1991 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया था। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया था 1991 में। अब अगला प्रश्न है, किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तराखंड का जो वरदान कहते हैं वो कहते हैं बांज के वृक्ष को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बांज को ही उत्तराखंड के वरदान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में बांज होता है उन क्षेत्रों में एक तो पानी के जो जल स्रोत होते हैं, जल स्रोत काफ़ी अधिक होते हैं, जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं, प्लस बांज के जो पत्ते होते हैं, जब पतझड़ होता है, बांज के पत्ते झड़ते हैं तो उन पत्तों में उपजाऊ शक्ति बढ़ाने की क्षमता होती है। मतलब कि जो ज़मीन है या जो हमारे खेत हैं, अगर हम बांज के पत्तों को कंपोस्ट खाद की तरह उपयोग करें तो वह ज़मीन के उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए इस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुआ? चिपको आंदोलन, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा में काफ़ी बार पूछा भी जाता है इसके बारे में कि चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था तथा इसके जो मुख्य इसको लीड किया था जिन लोगों ने, वो कौन है? तो चिपको आंदोलन कौन से जिले में शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चमोली, जो कि 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था। इसके जो जिन लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया था उसमें स्त्रियों की संख्या ज़्यादा थी, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था, जो कि पेड़ों को बचाने के लिए वो लोग पेड़ को काटने से रोकने के लिए पेड़ों पे चिपक गए थे कि पहले अगर आपको पेड़ काटना है तो आपको उससे पहले हम लोगों से गुजरना पड़ेगा। तो इसमें मुख्य रूप से जो लीड किया था उसको, उनका नाम था गौरा देवी। गौरा देवी, जो कि आपने बहुत नाम सुना होगा गौरा देवी का। गौरा देवी, गोविंद सिंह रावत, सुंदर लाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद भट्ट, इन 4 लोगों को इसमें मुख्य रूप से इन लोगों ने प्रतिभाग किया था इसमें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है? कल वन्य जीव विहार एवं राष्ट्रीय उद्यान वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि सभी वन्य जीव विहार के बारे में विस्तृत रूप से बताया था कि किसकी स्थापना कब हुई थी एवं किसका क्षेत्रफल कितना है। उसी में मैंने आपको बताया था कि अधिकतम क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा है और न्यूनतम वाला कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केदारनाथ वन्यजीव विहार या केदार वन्यजीव विहार। इसको केदारनाथ वन्यजीव विहार भी कहते हैं क्योंकि केदारनाथ धाम के नाम पे ही इस वन्य विहार जीव विहार का नाम रखा गया था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में, 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्षेत्रफल लगभग 597 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग है, जो कि रुद्रप्रयाग व चमोली 2 जिलों में फैला हुआ है। जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है, रुद्रप्रयाग प्लस चमोली 2 जिलों में यह फैला हुआ है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी जो पुरानी सीरीज हैं, अभी तक हमने 3 सीरीज अपलोड कर दी हैं, तीनों सीरीज को अच्छे से देखें। वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।